आफ्टरनून बच्चों। आज अपन नए साझेदार के प्रवेश के बारे में बात करेंगे। जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो प्रवेश के समय पूंजी लेकर के नया साझेदार जब भी फर्म में प्रवेश करेगा वो अपने साथ में पूंजी लेकर के आता है तथा ख्याति की रकम लेकर, क्योंकि नए साझेदार को फर्म में दो अधिकार प्राप्त होते हैं। संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। दूसरा, उसको लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। जब भी कोई नया साझेदार फर्म में आएगा तो साझेदारों की संख्या में परिवर्तन होगा। माना मैं ये कहूं अभी तक ए और बी दो साझेदार थे, साझेदार सी ने फर्म में प्रवेश किया, ऐसी स्थिति में साझेदारों की संख्या 2 के स्थान पर 3 हो गई। पुराने साझेदारों को अपने लाभों में से कुछ त्याग करना। ऐसी स्थिति में नया साझेदार तो लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए आया है। पुराने साझेदार जो पहले लाभ प्राप्त कर रहे थे उसकी तुलना में उनको कम लाभ मिलेगा। जब भी नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है रोकड़ लेकर के आता है और पूंजी की राशि जब नकद लेकर के आता है पूंजी की राशि नकद में लाने को, पूंजी की राशि नकद में लाने को तो कैश अकाउंट दिया कैसा है, और जो साझेदार पूंजी लेकर के आ रहा है देने वाले व्यक्ति को तो कैश अकाउंट दिया टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नया साझेदार पूंजी की राशि कैसे ला रहा है बच्चों, नकद में लेकर के आ रहा है। नकद में जब पूंजी ला रहा है कैश आ रहा है हमारे पास, तो कैश अकाउंट दिया। मानो आपको ले दिया किसी साझेदार 20,000 रुपये पूंजी लेकर के आता है तो कैश अकाउंट दिया देने वाले व्यक्ति को हम क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट दिया टू सिक्स कैपिटल अकाउंट। नकद में पैसा आ रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट दिया टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी के लिए पूंजी की राशि नकद में लाने की एंट्री आपको है। इसके अलावा आप देखें कई बार अपने व्यवसाय की संपत्तियों और दायित्वों को भी लाते हैं। नया साझेदार अपने व्यवसाय की संपत्तियों
तथा दायित्वों को लाने पर अपने व्यवसाय की संपत्तियों तथा दायित्वों को लाने पर कोई साझेदार कहीं पहले से व्यवसाय कर रहा है और ऐसी स्थिति में वो संपत्तियां ला रहा है, फर्नीचर ला रहा है, मशीनरी ला रहा है, वो कोई संपत्तियां व्यापार में लेकर के आ रहा है, तो जितनी संपत्तियां वो लेकर के आएगा, संपत्तियां व्यापार में आ रही हैं, संपत्तियों को डेबिट करें, दायित्वों को भी ला रहा है, दायित्वों का क्रेडिट शेष होता है, दायित्वों को क्रेडिट करें। तो आप देखेंगे ऐसी स्थिति में आप देखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट दिया, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट दिया, कैश लाना है और कैश अकाउंट दिया, दायित्व हैं तो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज और टू न्यू पार्टनर्स के जितनी भी संपत्तियां ला रहा है वो संपत्तियों को डेबिट करेंगे, कैश लाया, कैश अकाउंट दिया, जितने भी दायित्व हैं उनको क्रेडिट करेंगे टू सन्ड्री लाइबिलिटीज और जो उसकी पूंजी निर्धारित की गई है तो टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके एंट्री बनाएंगे। तो ये एंट्री आपसी बनेगी। ऐसी स्थिति में आपको संपत्तियों को ध्यान में रखना है कि कितनी संपत्तियां लाई गई और जितनी संपत्तियां लाई गई उनको हम डेबिट करें। फर्नीचर लेके आया मानो ऐसा आएगा तो फर्नीचर अकाउंट दिया, आपको कहा कि मशीनरी लेकर के आया वो मशीनरी अकाउंट दिया, कैश जितना लेके आया कैश अकाउंट दिया, जितने दायित्व हैं तो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दो एंट्रियां अलग अलग, एक तो केवल नकद में पैसा ला रहा है तो कैश अकाउंट दिया, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा संपत्तियां भी ला रहा है। तो ऐसी स्थिति में जितनी संपत्तियां आएंगी संपत्तियों को डेबिट करेंगे, दायित्वों को क्रेडिट करेंगे, पूंजी का क्रेडिट शेष होता है। तो ये एंट्री आपके इस तरह आपके बनी। तीसरी बात, जनरल रिजर्व फंड, P&L अकाउंट, जनरल या सामान्य संचय, रिजर्व फंड, संचय कोष, P&L अकाउंट, क्रेडिट शेष, लाभ का शेष, अवितरित लाभ, ऐसे लाभ जो साझेदारों में नहीं बांटे गए थे, इन लाभों पर उनके नए साझेदार के प्रवेश से पहले के ये लाभ हैं, इन पर केवल पुराने साझेदारों का अधिकार होता है, पुराने साझेदारों के खाते में ये पैसा जमा होगा और पुराने लाभ हानि अनुपात में होगा। तो जितने भी लाभ हैं, अवितरित लाभ हैं, आप देखें इनका क्रेडिट शेष होता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आपके दिए होते हैं जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L अकाउंट का क्रेडिट शेष, इनको हम डेबिट करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट दिया,
रिजर्व फंड अकाउंट दिया है, P&L अकाउंट दिया है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ये जो लाभ है इस पर केवल पुराने साझेदारों का अधिकार होता है। पुराने साझेदारों के खाते में उनके पुराने लाभ हानि अनुपात में ये जो लाभ जमा होंगे वो किस अनुपात में जमा होंगे? पुराने लाभ हानि अनुपात में। पुराने लाभ हानि अनुपात में ये पैसा आपके जमा होगा। मानो सामान्य संचय आपको दिया हुआ है कि 15,000 रुपये सामान्य संचय आपके हैं। जनरल रिजर्व देता 15,000, जनरल रिजर्व 15,000 दिया। आपको दिया हुआ है कि ए और बी 3:2 में साझेदार। जनरल रिजर्व की राशि कितनी दी हुई है? 15,000। ए और बी पुराने साझेदार 3:2 में साझेदार हैं और आपको लिखा हुआ है कि सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश किया गया। नया साझेदार जो बनाया गया है सी, उसको 1/4 हिस्से के लिए साझेदार बनाया गया है। तो इस 15,000 रुपए की सामान्य संचय की जो राशि है, वितरित लाभ की जो राशि है, इस पर केवल पुराने साझेदारों का अधिकार होगा। पुराने साझेदारों के खाते में पैसे जमा होंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट दिया है, तो पुराने साझेदारों में एक एक खाते में पैसे जमा होंगे, टू एच कैपिटल अकाउंट और टू बीच कैपिटल। अभी जो 15,000 की जो राशि है, इस राशि को हम पुराने लाभ में 15,000 रुपए का 3/5 हिस्सा, तो 9,000 रुपए तो एक ही खाते में जमा होंगे सामान्य संचय के रूप में। 2/5 हिस्सा 6,000 रुपए बी के खाते में आपके जमा होंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट दिया 2A और 2B तो ये सामान्य संचय की राशि जिस पर केवल पुराने साझेदारों का अधिकार होगा। पुराने साझेदारों के खाते में पैसा जमा होना है, पुराने लाभ हानि अनुपात में आपके जमा होना है हमेशा। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। जनरल रिजर्व हो सकता है, रिजर्व फंड हो सकता है, P&L अकाउंट का आपके शेष हो सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं आप देखें दिखाई जा सकती है। अगली जो चीज है कई बार आपको बैलेंस शीट में संपत्ति साइड में लाभ हानि खाते का शेष नहीं होता। चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लाभ हानि खाते का शेष बैलेंस शीट के असेट्स में लाभ हानि खाते का शेष दे रखा है। इसका लाभ हानि खाते का डेबिट शेष हानि की स्थिति है। P&L अकाउंट में आप देख रहे हैं
हानि की स्थिति है, और ये जो हानि है जैसे लाभ साझेदारों के खाते में जमा हुआ, ऐसे हानि के लिए पुराने साझेदारों के खाते डेबिट किए जाएंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, टू P&L। जैसे लाभ पुराने साझेदारों के खाते में जमा होता है, ऐसे हानि के लिए पुराने साझेदारों के खाते डेबिट किए जाएंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू P&L अकाउंट। तो ये जो हानि है वो भी पुराने लाभ हानि अनुपात में ही पुराने साझेदारों के खाते में डेबिट की जाएगी। तो ये जो चीज है, जैसे मानो मैं कहूं बैलेंस शीट में असेट्स में P&L अकाउंट दे रखा है 40,000। बैलेंस शीट के असेट्स में लाभ हानि खाते का जो शेष दे रखा है वो कितने रुपए दिया हुआ है? 40,000 रुपए दे रखा है। 40,000 रुपए की हानि है। कोई ये हो कि 3:2 में आपके साझेदार हैं, तो ए और बी के जो खाते हैं पुराने साझेदारों के खाते हैं वो हानि के लिए डेबिट किए जाएंगे। अर्थात एज कैपिटल अकाउंट दिया, बीच कैपिटल अकाउंट दिया, टू P&L। 40,000 का 3/5 हिस्सा 24,000, 2/5 हिस्सा 16,000, टू P&L अकाउंट 40,000। अब तक अपन ने 4 एंट्रियों पे बात की। नया साझेदार पूंजी के रूप में नकद में रुपए लेकर के आता है, कैश अकाउंट या टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात की हमने। नया साझेदार व्यापार में अपनी संपत्तियों और दायित्वों को ला रहा है, तो जितनी भी संपत्तियां लाएगा मशीन के रूप में, फर्नीचर के रूप में, बिल्डिंग के रूप में, तो सन्ड्री एसेट्स दिया। कैश ला रहा है तो कैश अकाउंट दिया। दायित्वों को ला रहा है तो टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, टू न्यू पार्टनर्स। तीसरी बात मैंने अब तक की आपसे वितरित लाभ हैं, चाहे वो जनरल रिजर्व के रूप में है, चाहे वो रिजर्व फंड के रूप में है, चाहे P&L अकाउंट के रूप में आपके पास हैं। ये जो लाभ हैं, इन लाभों पर वितरित लाभ हैं, जो लाभ पुराने साझेदारों का जिनका अधिकार है, पुराने साझेदारों के खाते में ये पैसा जमा होगा, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते लाभ के लिए क्रेडिट किए जाएंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट दिया या रिजर्व फंड अकाउंट दिया, P&L अकाउंट का क्रेडिट से इसे लाभ के रूप में P&L अकाउंट दिया। तो ऑल पार्टीज हमेशा लाभ की एंट्री चाहे हानि की एंट्री पुराने लाभ हानि अनुपात में ही होती है। इसके अलावा हम ये देखते हैं नया साझेदार फर्म में ख्याति की रकम लेकर, नया साझेदार फर्म में ख्याति की रकम लेकर के आता है। ख्याति गुडविल, ख्याति प्रीमियम,
कोई के ख्याति है क्या? व्यापार की अमूर्त संपत्ति, अदृश्य संपत्ति जो दिखाई नहीं देती, केवल हम महसूस करते हैं। ख्याति व्यापार की अदृश्य संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है जो दिखाई नहीं देती, केवल हम उसको महसूस करते हैं। पुराने साझेदारों ने जो व्यवसाय जमाया है, जो मेहनत की है, उसका परिणाम ख्याति के रूप में। ये और भी दो साझेदार हैं, उन्होंने 20 साल से व्यापार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से 20 साल में उन्होंने अपने व्यापार को जमाया हुआ। 20 साल में बहुत सारे ग्राहक बनाए होंगे, तो वो व्यवसाय लाभ की स्थिति में आया। और जब व्यवसाय लाभ की स्थिति में आया, अब कोई नया व्यक्ति आज के दिन ही सी व्यक्ति साझेदार बना और वो व्यक्ति मानो 1/4 हिस्से के लिए लाभ में शामिल हो जाता है, तो उसको पहले दिन से ही लाभों में 1/4 हिस्सा मिलेगा, जबकि उसने व्यवसाय के लिए अभी तक कोई मेहनत नहीं की। तो ऐसी स्थिति में जो व्यवसाय की जो कीमत आंकी जाती है, उसमें ख्याति का मूल्य है। ख्याति की जो राशि है, नया साझेदार लेकर के आता है व्यापार में, और इस राशि पर अधिकार पुराने साझेदार। गुडविल की राशि लाएगा कौन? नया साझेदार। हम आगे बात करेंगे गुडविल की राशि का निर्धारण कैसे किया जाए, ख्याति की रकम, कितनी रकम नए साझेदार से मंगाई जाए। लेकिन नया साझेदार ख्याति की रकम नकद में लाएगा या जो भी निर्धारण होगा बाद में लाके देगा, लेकिन उस ख्याति की रकम पर किसका अधिकार होगा? पुराने साझेदार का। ख्याति अमूर्त संपत्ति, अदृश्य संपत्ति नए साझेदार के द्वारा ख्याति के रूप में रकम लाई जाती है, और क्योंकि इस रकम पर पुराने साझेदारों का अधिकार होता है, तो पुराने साझेदारों के खाते में ये राशि ख्याति की रकम जमा कराई जाती है। ख्याति की जब हम बात करते हैं, इसके मूल्यांकन के कई आधार, ख्याति के मूल्यांकन के कई आधार हैं। अब देखें, सबसे पहले औसत लाभ के आधार। औसत लाभ के आधार पर ख्याति जो है औसत लाभ, इसमें पिछले कुछ 3 वर्ष के, 5 वर्ष के, 7 वर्ष के लाभ आपको दिए होते हैं। इन लाभों का औसत ज्ञात किया जाता है। मानो उदाहरण के लिए आपको पिछले 3 वर्षों के लाभ दे रहे, 3 वर्षों के लाभ में कहूँ कि 2016 में
24,000 रुपये का लाभ हुआ था। 2017 में 8,000 की हानि हुई। 2018 में 11,000 का लाभ। तीन सालों के लाभ दे। 2016 में 24,000 का लाभ हुआ था। 2017 में 8,000 की हानि हुई थी और 2018 में 11,000 का लाभ हुआ। पहले हम इन 3 सालों का कुल लाभ ज्ञात करेंगे। देखें 24,000 लाभ प्लस 11,000 लाभ 35,000 और हानि में घटा दी इसमें से 8,000 तो 27,000। ये 27,000 कुल लाभ है, टोटल प्रॉफिट। ये 27,000 टोटल प्रॉफिट। हमको कुल लाभ नहीं चाहिए, हमको चाहिए औसत लाभ। औसत लाभ ज्ञात करने के लिए, एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम। तो टोटल प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर्स का भाग लगाएंगे। बच्चों ध्यान दें, 3 साल के कुल लाभ कितने थे? 27,000। 27,000 में 3 का भाग जब मैं लगाऊंगा तो औसत लाभ 9,000 रुपए ज्ञात। अब हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ख्याति का मूल्य औसत लाभ का दुगना होगा। औसत लाभ का दुगना, तो जो हम गुडविल निकाल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट इंटू तो 9,000 औसत लाभ का दुगना, अर्थात ख्याति का जो मूल्य होगा वो कितना होगा? 18। ध्यान दीजिए, ख्याति के मूल्यांकन के आधार पर हम किसकी बात कर रहे हैं? औसत लाभ। औसत लाभ के लिए पहले कुल लाभ ज्ञात किए जाते हैं, जितने साल के लाभ दिए उनका योग करते हैं, उसमें वर्षों की संख्या का भाग लगा करके हम औसत लाभ ज्ञात करते हैं। और इस औसत लाभ में जो क्वेश्चन में दिया है कि औसत लाभ का दुगना ख्याति का मूल्य होगा, 2 से गुना कर देंगे। औसत लाभ का 3 गुना आपके ख्याति का मूल्य होगा, औसत लाभ को 3 से गुना करेंगे। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, 3 साल के लाभ दे रखे हैं, 2016, 2017, 2018। 3 साल के लाभों को योग किया 27,000। औसत निकालने के लिए 3 का भाग लगा दिया, औसत लाभ 9,000 निकला। इस औसत लाभ 9,000 रुपए का दुगना फर्म की जो ख्याति निकली वो आपके औसत लाभ के आधार पर 18,000 रुपए आपकी ख्याति ज्ञात की। ठीक है बच्चों, हम उतार सकते हैं इस चीज को चाहे तो। एक उदाहरण आपको 5 साल के लाभ दे रखे, 2015, 2016,
2017, 2018 और 2019 5 साल के आपको लाभ दिए हुए हैं। 2015 में 22,000 का लाभ दे रखा है। 2016 में मेरे को मान 6,000 की हानि दे रखी है। 2017 में 18,000 का लाभ दे रखा है। 2018 में 5,000 का लाभ दे रखा है। 2019 में 11,000 का लाभ। आपको कहा गया कि पिछले 5 वर्षों के लाभ हानि इस प्रकार हैं। 2015 से लेकर के 2019 तक आपको लाभ दिए हुए हैं। 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 इन 5 सालों के औसत लाभ के दोगुने के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले जब एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करेंगे, एवरेज प्रॉफिट का जो सूत्र है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। कुल लाभ 22,000, हानि को मैंने छोड़ दिया। 18,000, 40,000, 5 45,000 और 11,000। 4 साल लाभ हुए 56,000 लाभ। तो इसमें 56,000 लाभ में से 6,000 की हानि घटा दी। तो जो टोटल प्रॉफिट निकला है वो 50,000। 50,000 कुल लाभ, वर्षों की संख्या 5, तो औसत लाभ 10। औसत लाभ कितना निकला? 10। अब ख्याति का जो मूल्य है वो औसत लाभ का दोगुना है। औसत लाभ से 2 गुना ज्यादा है। तो गुडविल जो हम निकालेंगे, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इंटू औसत लाभ 10,000, 10,000 का दोगुना तो जो फर्म की जो गुडविल निकलेगी वो 20,000। क्या करना है आपको? जितने साल के लाभ हानि दिए उनका योग करेंगे। पहले कुल लाभ ज्ञात करेंगे। कुल लाभ में जितने वर्ष के लाभ हानि दिए हैं उसकी संख्या का भाग लगाएंगे। जैसे यहाँ कुल लाभ 50,000 हुए, 5 साल के लाभ हैं तो नंबर ऑफ ईयर्स 5, 50,000 में 5 का भाग लगाया। औसत लाभ कितने निकले? 10,000। इसमें औसत लाभ का दोगुना या 3 गुना आपको जो कह रहा है उससे जब हम गुना करेंगे तो वो फर्म की गुडविल आती है। ख्याति का जो मूल्यांकन का जो आधार है इसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। औसत लाभ के आधार पर बात कर रहे हैं।
एक हम जो बात कर रहे हैं भारित औसत लाभ, कौन से आधार पर? भारित औसत लाभ, अंग्रेजी में वेटेड एवरेज। भारित औसत लाभ विधि का उपयोग तब किया जाएगा जब व्यवसाय के लाभ, ध्यान दीजिए, जब व्यवसाय के लाभ प्रारंभ से लेकर के अंत तक लगातार बढ़ रहे हो अथवा प्रारंभ से लेकर अंत तक लाभ लगातार घट रहे हो, तो ऐसी स्थिति में औसत लाभ के स्थान पर भारित औसत लाभ ज्ञात किए जाएंगे। आपको 3 साल के लाभ दे रखे हैं। मानो मैं कहूं कि 2016 में 18,000 का लाभ हुआ, 2017 में 24,000 का लाभ हुआ, 2018 में 40,000। अब आप यहां ध्यान दीजिए, पहली साल 18,000, दूसरे साल में 24,000, प्रारंभ की 18,000 की तुलना में 24,000 रुपए लाभ में वृद्धि हुई, फिर 24,000 से 40,000। इसका तात्पर्य शुरू से लेकर के अंत तक लाभ लगातार बढ़ रहा है, और जब लाभ लगातार बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में सामान्य औसत के स्थान पर हम भारित औसत लाभ ज्ञात करेंगे। भारित औसत लाभ ज्ञात करने के लिए लाभों को एक निश्चित भार दिया जाएगा, निश्चित एक क्रमांक हम देंगे। मानो यही है ईयर हुए, ये प्रॉफिट हुए, हम वेट देंगे। 2016 के प्रॉफिट को हमने 1 नंबर वेट दे दिया, 2017 के प्रॉफिट को 2 नंबर वेट दे दिया, और 2018 के 3 नंबर वेट दे दिया। लगातार बढ़ रहे हैं। कौन सी विधि? भारित औसत लाभ विधि। प्रत्येक वर्ष के आगे एक निश्चित भार दिया जाएगा क्रम संख्या में, 1, 2, 3, 5 साल के लाभ होते तो हम 1 से 5 तक आपके भार देते, और जब हम प्रॉफिट को वेट से गुणा करेंगे तो वो वेटेड प्रॉफिट है। वेटेड 18,000, 48,000 और 1,20,000, ये वेटेड प्रॉफिट। क्वेश्चन लिया है मैंने यहां तक वर्षों की संख्या, ये प्रॉफिट, इसके बाद में वेट, प्रॉफिट को वेट से गुणा किया, वेटेड प्रॉफिट। 1,20,000 और 48,000, 1,68,000 और 18,000, 1,86,000। अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जो सूत्र है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट को वेट से गुणा करें तो इसको प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, वेटेड प्रॉफिट भी कह सकते हैं। टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। वेटेड प्रॉफिट कह दो, इसको प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट गुणनफल
प्रॉफिट को जब हम वेट से गुणा करते हैं तो हमारा वेटेड प्रॉफिट आता है, प्रोडक्ट आता है। तो टोटल प्रोडक्ट 1,86,000 अपॉन टोटल वेट। टोटल वेट का मतलब 1, 2, 3 वर्षों की संख्या का भाग नहीं, 6 का भाग लगाएंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकला हमारा 31,000। ये जो भारित औसत लाभ है 31,000 रुपए। अब आपको भारित औसत लाभ का कहा गया कि दोगुना ख्याति का मूल्य होगा 31,000 को जब हम 2 से गुणा करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चों, भारित औसत लाभ लगातार लाभ बढ़ने या लाभ लगातार घटने की स्थिति में आपके निकाले जाएंगे। वर्षों की संख्या को एक निश्चित भाग दिया जाएगा, प्रॉफिट को वेट से गुणा करके वेटेड प्रॉफिट या गुणनफल ज्ञात की जाएगी, और जो टोटल जो प्रोडक्ट होगा उसमें टोटल वेट का जब हम भाग लगा देंगे तब हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट ज्ञात होगा, भारित औसत लाभ ज्ञात होगा। और जब आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि भारित औसत लाभ का 2 गुना या 3 गुना ख्याति का मूल्य होगा तो वो आपके 2 गुना या 3 गुना की ख्याति का मूल्य आपके ज्ञात किया जाएगा। इस तरह आपके ये भारित औसत लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। हमने ख्याति के मूल्यांकन के आधार औसत लाभों के आधार पर, और दूसरी राज्य में हमने बात की है भारित औसत लाभ के आधार पर। ये दोनों विधि आपको समझ में आई होंगी। आप इसमें कोई समस्या है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम मेरा व्याख्यान अभी यही पूरा होता है। धन्यवाद।